CH301 आर्या शिवाय के ऑफिस में। हर्षवर्धन दोनों भतीजे के बीच में बैठ गया। अगर नहीं बैठता तो सच में वो दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लगते। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रुकी। दोनों भाई एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे जिंदा ही खा जाएंगे, जबकि दोनों ही एक दूसरे पर जान चिढ़कते थे। दोनों से ही एक दूसरे का दुख देखा नहीं जाता था। दोनों ने ही पूरी फैमिली को संभाल कर रखा था, खासकर शिवाय ने हंसते खेलते सब कुछ ठीक कर दिया, यहाँ तक कि दिव्यांश की लाइफ भी शिवाय के दम पर ही ठीक हुई थी। शिवाय अपने केबिन में बैठा हुआ था और तभी केबिन का गेट खुला और उसने सामने देखा तो आर्या खड़ी थी। आर्या को देखकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे पहले तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आर्या का शिवाय के केबिन में आना थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लग रहा था और तभी शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, अंडरस्को छुई मुई तुम यहाँ। आर्या जल्दी से शिवाय के केबिन में आई और आकर सीधा शिवाय की गोद में बैठ गई। आर्या ने शिवाय को कसकर गले लगाया और बोली, अंडरस्को वो पापा को चाचू से कुछ काम था तो मैं भी पापा के साथ आ गई। शिवाय ने भी अपनी बाहें आर्या पर कसते हुए कहा, अंडरस्को तुम आज कॉलेज नहीं गई। आर्या ने नामे गर्दन हिला दी। शिवाय ने पूछा, अंडरस्को और क्यों नहीं गई? आर्या बोली, अंडरस्को जब मैं कॉलेज जा रही थी तो पापा ने कहा मुझे ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही हम कॉलेज के बाहर गए तो मैंने पापा से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो पापा बोले मैं तो रघुवंशी इंडस्ट्रीज जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे भी जाना है। पापा बिना किसी सवाल के मुझे यहाँ लेकर आ गए। शिवाय ने मन ही मन मुस्कुराकर खुद से कहा, अंडरस्को क्या बात है, ससुर जी तो मेरे दिल की हालत समझते हैं। फिर उसने आर्या का सिर अपने सीने पर रखकर हल्का सा सहलाते हुए कहा, अंडरस्को अच्छा बताओ क्या खाओगी? तुम पहली बार मेरे ऑफिस आई हो। आर्या बोली, अंडरस्को कुछ नहीं खाऊंगी, बस आपको देखने का मन कर रहा था। आपको पता है मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है कि कहीं पापा हमारी शादी के लिए मानेंगे भी या नहीं। शिवाय ने फिर कहा, अंडरस्को तुम्हारे पापा होते कौन है हमारे बीच आने वाले? शिवाय ने ये बात फ्लो में बोल दी थी और फिर कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वही आर्या ने हल्के गुस्से में शिवाय को देखा तो शिवाय ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को मेरे कहने का मतलब है मैं तुम्हारे पापा को मना लूंगा। तुम्हारे पापा मना करेंगे ही नहीं, आखिर मेरे जैसा होनहार दामाद उन्हें मिलेगा कहाँ? आर्या ने शिवाय के सीने पर मारते हुए कहा, अंडरस्को मिस्टर ऑलराउंडर आपने ऐसा नहीं कहा, आप मेरे पापा को गलत बोलने वाले थे। शिवाय ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, अंडरस्को गलत बोलने वाला था? गलत बोला तो नहीं। अरे तुम्हारे पापा तो बहुत इज्जतदार आदमी है, भला उन्हें मैं क्यों गलत बोलूंगा? आर्या ने मुंह बनाकर फिर से अपना सिर शिवाय के सीने पर रख लिया और तभी केबिन का गेट हल्का सा खुला। सामने वरदान था। वरदान ने जैसे ही शिवाय की गोद में आर्या को देखा वो जल्दी से वहां से चला गया, लेकिन शिवाय समझ गया कि उसके ससुर जी उससे मिलना चाहते थे, लेकिन आर्या को इस सिचुएशन में देखकर चले गए। तभी आर्या ने अपनी पकड़ शिवाय पर करते हुए कहा, अंडरस्को अब मैं जाऊं? पापा ने आपके साथ देख लिया तो गलत समझेंगे। आर्या की ऐसी बातें सुनकर शिवाय को बहुत हंसी आती थी, लेकिन वो हंसता नहीं था क्योंकि जानता था वो आर्या के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। शिवाय ने फिर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडरस्को तुम्हारे पापा देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो अच्छा ही होगा कि उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी बेटी की जिंदगी में इतना हैंडसम, इंटेलिजेंट, ऑलराउंडर जैसा हस्बैंड है। शिवाय के मुंह से हस्बैंड सुनकर आर्या ने हैरानी से शिवाय को देखा तो शिवाय अपनी बात ठीक करता हुआ बोला, अंडरस्को हस्बैंड ही बन जाऊंगा ना, मैं तो तुम्हें कब का अपनी पत्नी मान चुका हूँ, तुम ही मुझे ऑलराउंडर कहती हो। आर्या ने मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को शिवाय इससे पहले कि पापा को किसी बाहर वाले से पता चले कि मेरा और आपका अफेयर चल रहा है, आप पापा से मेरा हाथ मांग लो। शिवाय ने आखिर बोल ही दिया, अंडरस्को अच्छा ठीक है, 1-2 दिन बाद मैं तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। खुश
आर्या ने शिवाय को देखा, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अचानक ही आर्या की मुस्कुराहट गायब हो गई है। वो बोली, अंडस्को, पापा हमारी शादी के लिए मान तो जाएंगे ना? शिवाय ने आर्या के माथे को चूमकर कहा, अंडस्को, मानना ही पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है। आर्या ने फिर से हैरानी से शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, अंडस्को, मजाक कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे पास दुनिया भर के ऑप्शन है, लेकिन मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, मेरे पास तो बस तुम ही हो। जैसे भी करके मुझे तुम्हारे बाप को तो मेरा मतलब तुम्हारे पापा को तो मनाना ही पड़ेगा। अब तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा मान जाएंगे। फिर आर्या शिवाय की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी तो शिवाय ने उस पर अपनी पकड़ बनाते हुए कहा, अंडस्को, क्या हुआ, जाना है? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने अपना माथा आर्या के माथे से टच करके कहा, अंडस्को, अब आई हो तो थोड़ा सा कुछ देकर तो चली जाओ। आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल शिवाय ने अपनी छुई मुई के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। शिवाय ने 10 मिनट तक अपनी मनमानी की। फाइनली आर्या ने शिवाय के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, अंडस्को, बस बस अब मुझे जाने दो, पापा वेट कर रहे होंगे। आर्या शिवाय की गोद से उतर गई। शिवाय का मन बिल्कुल भी आर्या को छोड़ने का नहीं था। वैसे भी शिवाय सबसे ज्यादा इंतजार कर चुका था, फिर भी वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे आर्या के दिमाग की हालत और खराब हो, इसलिए उसने आर्या को जाने दिया। लेकिन आर्या जैसे ही मेनन गेट तक पहुंची और उसने मेनन गेट के हैंडल कुछ हुआ, फिर कुछ सोचकर वो पलटी। उसने शिवाय को देखा। शिवाय वहां बाहें फैलाए खड़ा था। आर्या भाग कर गई और उसने शिवाय को कसकर गले लगा लिया। शिवाय ने भी अपनी बाहें आर्या पर कस दी। दोनों कितनी ही बार मिलकर भी नहीं मिले थे और इसका दर्द सिर्फ शिवाय को हुआ था। शिवाय ने तो आर्या का के हिस्से का दर्द भी खुद ही झेल लिया था। आर्या ने पंजों के बल उठकर शिवाय के गाल पर किस कर कहा, अंडस्को, मैं वेट करूंगी, पापा से हाथ जरूर मांगना। शिवाय ने आर्या के माथे पर किस करके कहा, अंडस्को, मैं जरूर आऊंगा, तुम मना करोगी तब भी आऊंगा। इतना कहकर शिवाय ने अपनी बाहों से आर्या को आज़ाद कर दिया और आर्या मुस्कुराकर वहां से चली गई। करीब आधे घंटे बाद सब कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे, सब मीटिंग कर रहे थे। आर्या सांझ के साथ विराज के केबिन में बैठकर बातें कर रही थी। उस कॉन्फ्रेंस रूम में रघुवंशी फैमिली, वरदान और शौर्य थे। 2 घंटे बाद मीटिंग खत्म हो गई। धीरे धीरे सब मीटिंग से बाहर जाने लगे, लेकिन शिवाय ने वरदान को देखा और वरदान ने शिवाय को। दोनों ने ही आंखों आंखों में कुछ इशारा किया और दोनों ही उस रूम में बैठे रहे। सबके जाने के बाद वरदान ने कहा, अंडस्को, शिवाय थोड़ी तो शर्म किया करो, बेटी है मेरी। शिवाय ने मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, तभी तो शर्म नहीं करता, बीवी है मेरी। वरदान ने कहा, अंडस्को, उसे कुछ भी याद नहीं। शिवाय बोला, अंडस्को, मैं चाहता भी नहीं उसे कुछ याद आए। वरदान ने हैरानी से पूछा, अंडस्को, और तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि उसे कुछ भी याद ना आए? उसे सब कुछ याद आ जाएगा तो तुम्हें और ज्यादा प्यार करेगी। शिवाय ने कहा, अंडस्को, वो मुझे अब भी बहुत प्यार करती है और मैं नहीं चाहता कि उसे वो सब भी याद आए जो उसने सहा है राजपूत हवेली में। उसका बचपन बहुत बड़ा गुजरा है पापा, और मैं नहीं चाहता कि उसे वो सब याद आए। अगर उसे कुछ याद आए तो बस में मेरा प्यार, हमारी शादी। वरदान शिवाय की आंखों में आर्या के लिए प्यार देख रहा था। वरदान ने कहा, अंडस्को, सच बताओ शिवाय, मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है आर्या पर। मैं तो बस नाम का पापा हूँ, ना उसे कभी प्रोटेक्शन दे पाया, ना उसे प्यार कर पाया, ना उसके बचपन को देख पाया, लेकिन तुम उसके सब कुछ हो। तुमने उसे सिर आंखों पर उठा कर रखा, मेरी बेटी को कभी हट नहीं किया, अब भी तुम अकेले ही सब कुछ खेल रहे हो। शिवाय ने कहा, अंडस्को, सही कहा पापा आपने, मुझे मेरी छुई मुई के लिए दोबारा शादी भी करनी पड़े तो मैं कर लूंगा। और हाँ, शादी से याद आया, मैं बहुत जल्द आपके घर आर्या का हाथ मांगने आने वाला हूँ, तो खुशी खुशी उसका हाथ मेरे हाथ में दे देना।
मैं नहीं चाहता मेरी आर्या को थोड़ी भी मेंटली प्रेशर हो। वरदान ने हंसकर कहा, अंडरस्को, अच्छा ठीक है, आ जाना, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हाथों सौंप दूंगा। वरदान जैसे ही उठकर जाने लगा, फिर कुछ सोचकर पलटा और शिवाय से बोला, अंडरस्को, वैसे थोड़ी शर्म किया करो, ऑफिस है ये। वरदान की बात सुनकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, अंडरस्को, आप सासू माँ के साथ शर्म करते हैं। ये सुनकर वरदान की आंखें हैरानी से फैल गई। शिवाय ने हंसकर फिर कहा, अंडरस्को, बताइए ना, पापा सासू माँ के साथ शर्म करते हैं? क्या आप सासू माँ को अपनी गोद में लेकर नहीं बैठते? क्या आप उन्हें प्यार नहीं करते? वरदान ने गुस्से में शिवाय को देखा और फिर मन ही मन खुद से बोला, अंडरस्को, मैं भी किसे सलाह दे रहा हूँ जो कभी किसी की नहीं मानता, वो मेरी क्या मानेगा? कहकर वरदान 1 मिनट भी वहां नहीं रुका, क्योंकि वो अब शिवाय के हाथों अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ पेंथर को एक नया प्रोजेक्ट मिला था जिस पर वो काम कर रहा था और तभी उसके केबिन का गेट खुला और एक लड़की ने कहा, अंडरस्को, मे आई कम इन सर? पेंथर ने गेट की तरफ नहीं देखा और हाथ हिलाकर उसे अंदर आने की परमिशन दे दी। उस लड़की ने एक फाइल पेंथर की टेबल पर रख कर कहा, अंडरस्को, सर मैं न्यू अपॉइंट हुई हूँ। पेंथर ने वह फाइल रखी और आंखें उठाकर सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो कोई और नहीं बल्कि पूर्वी थी। पूर्वी को देखकर पेंथर के चेहरे पर इमोशंस आ गए। उसका मन हुआ कि वो अभी उठकर पूर्वी को गले लगा ले, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो रुक गया। वहीं पूर्वी गुस्से में पेंथर को देख रही थी। वो भी चाहती थी कि पेंथर अब तो अपने दिल की बात बोल दे, लेकिन आज भी पूर्वी को निराशा ही मिली। पेंथर को अब शिवाय की सुबह वाली बात याद आई। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पेंथर को समझते देर नहीं लगी कि पूर्वी को यहाँ शिवाय ने बुलाया है। पेंथर को इस वक्त शिवाय पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन शिवाय का तो कोई कुछ नहीं कर सकता था, तो पेंथर क्या करता था? वहीं पूर्वी हाथ बांधकर बोली, अंडरस्को, क्या हुआ? मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। मैंने कहा था शिवाय से कि मुझे देखकर पेंथर को खुशी नहीं होगी, बल्कि उसके चेहरे पर उदासी आ जाएगी, और देखो वही हुआ। लेकिन शिवाय ने कहा, नहीं, पेंथर तो मुझे बहुत प्यार करता है, जबकि मैं जानती हूँ कि पेंथर मुझे प्यार नहीं करता। पेंथर तो अब पता नहीं किसको प्यार करता है। काश उस दिन मैं मर जाती तो तुम्हारी बेरुखी से तड़प ना रही होती। काश उस दिन मेरे साथ वो सब कुछ हो जाता जो रणविजय सिंह राणा करना चाहता था, तो आज मैं जिंदा नहीं होती। तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया। इस मौत से वो मौत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे तो तिल तिल कर मरना है और तिल तिल कर मर रही हूँ। पेंथर ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठा रहा और फिर पूर्वी बोली, अंडरस्को, अब बैठे क्यों हो? कुछ तो बोलो। मैंने इतने फोन, इतने मैसेज किए, तुमने एक का रिप्लाई भी नहीं किया। एक वक्त था पेंथर, जब मेरे पीछे पीछे घूमते थे कि मुझसे शादी कर ले, और अब जब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई, तुम्हारे साथ अपने फ्यूचर के सपने देखने लगी, तब तुम मुझे मझदार में छोड़कर चले गए। कुछ तो बोलो। पेंथर, बेइज्जती कर दो मेरी, कड़वा बोलो, मुझे जाने के लिए कह दो, लेकिन कुछ तो बोलो। कुछ तो ऐसा कहो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगी। पेंथर, कुछ तो बोलो। कहते कहते पूर्वी का गला भर आया। पेंथर की एक आवाज सुनने के लिए पूर्वी तरस गई थी। पेंथर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए धीरे से कहा, अंडरस्को, यहाँ क्यों आई हो? पेंथर ने इतना ही कहा था कि पूर्वी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन पेंथर ने पूर्वी को चुप भी नहीं कराया। पेंथर की हालत भी पूर्वी से अलग नहीं थी, बस उसने खुद को बहुत स्ट्रांग बना लिया था। CH-302 आर्य ने मारा शिवाय को थप्पड़। कहते कहते पूर्वी का गला भर आया। पेंथर की एक आवाज सुनने के लिए पूर्वी तरस गई थी। पेंथर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए धीरे से कहा, अंडरस्को, यहाँ क्यों आई हो? पेंथर ने इतना ही कहा था कि पूर्वी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन पेंथर ने पूर्वी को चुप भी नहीं कराया। पेंथर की हालत भी पूर्वी से अलग नहीं थी,
बस उसने खुद को बहुत स्ट्रांग बना लिया था। अब आगे। पैंथर अभी सुन्न खड़ा था। उसने पूर्वी को ना तो चुप करवाया, ना ही उसके सवालों का जवाब दिया। वही पूर्वी कदम बढ़ाकर पैंथर के पास आ गई और उसने पैंथर की कॉलर को पकड़कर हिलाते हुए गुस्से में कहा, अंडरस्को, खुद को समझते क्या हो तुम? पहले मेरे पीछे भागोगे, मुझे प्रपोज करोगे, मुझे अपनी आदत लगवाओगे और उसके बाद एक झटके में मुझे छोड़ दोगे। पैंथर अभी भी आंखें झुकाए खड़ा था। उसके पास पूर्वी के सवालों का जवाब नहीं था। पूर्वी ने एक बार फिर कहा, अंडरस्को, पैंथर कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। क्यों मेरी जान लेने पर तुले हुए हो? मैं तुम्हारे बिना मर रही हूँ, तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, सच कहती हूँ पैंथर, में मर जाऊंगी। इतने में पैंथर के केबिन का गेट खुला, जहां डैनी खड़ा था। डैनी ने कहा, अंडरस्को, मर क्यों जाओगी, मैं हूं ना। ये सुनते ही पैंथर और पूर्वी ने हैरानी से डैनी की तरफ देखा। दोनों को ही डैनी की बात समझ नहीं आ रही थी। इतने में डैडी पूर्वी के पास आया और उसने बहुत हक से पूर्वी की कलाई पकड़कर केबिन से खींचता हुआ बोला, अंडरस्को, अरे चलो ना पूर्वी, उससे तुम्हारे प्यार की कदर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार की पूरी पूरी कदर करूंगा, चलो। वही पूर्वी तो हैरानी से डैनी के साथ खींचती जा रही थी। उसने एक बार पलटकर पैंथर को देखा तो पैंथर भी आंखें फाड़े पूर्वी को ही देख रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर डैनी कर क्या रहा है। वही डैनी तो शिवाय के कहने पर पूर्वी को खींचता हुआ शिवाय के केबिन में ले आया था। शिवाय ने जब पूर्वी और डैनी को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वही पूर्वी भी अब तक चुप हो गई थी। शिवाय ने पूर्वी को देखकर कहा, अंडरस्को, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है। मुझे एक बात समझ नहीं आती पूर्वी, तुम पैंथर के सामने गिड़गिड़ा क्यों रही हो? पहले वाली पूर्वी क्यों नहीं बन जाती, जो पैंथर को मुंहतोड़ जवाब देती थी? रोने से लड़की कमजोर होती है और कमजोर इंसान किसी को पसंद नहीं होता। पूर्वी कुछ नहीं बोली। शिवाय ने फिर कहा, अंडरस्को, बैठो पूर्वी। पूर्वी बैठी ही नहीं, लेकिन डैनी ने पूर्वी के दोनों बाजू पकड़कर उसे बैठा दिया। डैनी भी फिर पूर्वी के पास सोफे पर ही बैठ गया। शिवाय अब भी खड़ा हुआ इधर उधर टहल रहा था। शिवाय ने फिर कहा, अंडरस्को, अब बताओ मुझे, पैंथर के सामने रो क्यों रही थी? तुम्हें क्या लगता है कि पैंथर के सामने रोओगी तो वो तुम्हें अपना लेगा? उसे अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी, नहीं होगी? पूर्वी, रोने से कुछ नहीं होता। तुमने मुझसे एक मौका मांगा था, मैंने तुम्हें मौका दिया और तुम पैंथर के सामने जाकर रोने लगी। ये सुनकर पूर्वी को और ज्यादा रोना आ गया। वही फिर पूर्वी को रोता हुआ देखकर शिवाय ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को, अब मुझे बताओ, रो क्यों रही हो? पूर्वी ने सुबकते कहा, अंडरस्को, शिवाय सर, आपको नहीं पता पैंथर ने क्या कुछ नहीं झेला। मैं जानती हूँ वो रात मेरे और पैंथर के लिए कितनी भयानक रात थी। अगर पैंथर नहीं होता तो मैं कब का मर जाती। आप नहीं जानते शिवाय, उस रात मैंने पैंथर को टूटते हुए देखा, रोते हुए देखा। वो कोई और पैंथर था, जो उस वक्त बहुत बेबस था, जो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा था, और ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं पैंथर को गलत नहीं समझती। कहीं ना कहीं पैंथर अपने मालिक के लिए वफादार है और इसीलिए वो मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। पूर्वी की बात शिवाय के दिल को लग रही थी। शिवाय समझ रहा था कि पैंथर ने अपना रिश्ता रघुवंशी परिवार से वफादारी निभाने के लिए खत्म कर दिया। शिवाय पंजों के बल बैठा और उसने पूर्वी के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, अंडरस्को, पूर्वी, मेरी बात सुनो। ना तुम गलत हो, ना पैंथर गलत था। सिचुएशन गलत थी, तुम दोनों की किस्मत गलत थी। उस वक्त पैंथर ने जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक था। एक मर्द को एक औरत की इज्जत बचाने के लिए जो करना चाहिए था, पैंथर ने वही किया। हमें पैंथर से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि हम तो पैंथर की हिम्मत की दात देते हैं कि उसने इतना सब कुछ अकेले ही झेल लिया और उस बीच अपने प्यार को भी खो दिया। लेकिन अब पैंथर की खुशियां तुमसे जुड़ी हुई है और ये बात पैंथर झुठला रहा है। हम सबको पैंथर को इतना मजबूर कर देना है ताकि वो खुद आकर तुम्हें प्रपोज करें। शिवाय ने डैनी को देखकर कहा, अंडरस्को, डैनी, तुम्हें पता है ना क्या करना है? डैनी ने हमें गर्दन हिला दी।
पूर्वी ने फिर कहा, अंडस्को, क्या आपको लगता है मेरे और डैनी के करीब होने से पैंथर को फर्क पड़ेगा? शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, फर्क पड़ेगा, वो तो मजनू बनकर घूमेगा, गाना सुना है ना? मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। उसने भी अपना कुर्ता ना फाड़ा तो मेरा नाम भी शिवाय रघुवंशी नहीं। शिवाय ने ये बात इतनी स्टाइल से कही थी कि पूर्वी के होठों के कोने भी थोड़े से मुड़ गए। तभी शिवाय ने कहा, अंडस्को, बस ये मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे से जानी नहीं चाहिए। प्यार का गेम खेलना शुरू करो, बहुत मजा आएगा। और अब इन आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, क्योंकि तुम रोओगी तो पैंथर भी परेशान हो जाएगा और मैं पैंथर को परेशान होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि जितना पैंथर ने हमारे लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता। वही पैंथर अपने केबिन में बैठा बैठा गुस्से में उबल रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार डैनी का पूर्वी का हक से हाथ पकड़ना घूम रहा था। पैंथर को पहले तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि डैनी सब कुछ जानते हुए भी पूर्वी के नज़दीक जा रहा है। फिर उसने सोचा कि शायद ये सब शिवाय सर ने करवाया है। सब कुछ जानते हुए भी पैंथर का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लड़कों का भी अजीब होता है, खुद लड़कियों को भाव नहीं देंगे और जब कोई और भाव देगा तो उनकी जल जाती है। आज पैंथर ने कोई काम नहीं किया, उसका मन काम में लगा ही नहीं। धीरे धीरे शाम हो गई लेकिन पैंथर उसने तो लैपटॉप खोलकर ही नहीं देखा। शाम को पूरी रघुवंशी फैमिली एक हाल में खड़ी थी और वरदान हर्षवर्धन से बातें कर रहा था। तभी वरदान ने कहा, अंडस्को, चलता हूँ, काफी रात हो गई। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, राजावत साहब अब तो डिनर करके ही जाइए। वरदान ने टाइम देखा तो शाम के 6 o'clock बज रहे थे। वरदान ने कहा, अंडस्को, नहीं रघुवंशी साहब, अब तो डिनर वंशिका के साथ ही करूँगा। वरदान ने नज़र घुमाकर देखा तो उसे आर्या कहीं नज़र नहीं आई। वरदान ने हर्षवर्धन से कहा, अंडस्को, आर्या कहीं नज़र नहीं आ रही। फिर वो चलने लगा और तभी आर्या उस हाल में बहुत गुस्से में आई। आर्या गुस्से में शिवाय को देख रही थी। आर्या गुस्से में चलती हुई शिवाय के सामने आई और उसने शिवाय का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, मिस्टर ऑलराउंडर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर पूरी रघुवंशी फैमिली दोनों को ही देखने लगी। वही शिवाय को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आर्या उसे ऐसे क्यों कह रही है। शिवाय आर्या को देख रहा था और आर्या ने बहुत गुस्से में झटके से शिवाय का कॉलर छोड़ा और उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया। लेकिन थप्पड़ शिवाय को लगता उससे पहले ही शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ लिया और शिवाय ने दुगने गुस्से में कहा, अंडस्को, दिमाग खराब हो गया है आर्या सिंह राजावत। जानती भी हो किसके सामने खड़ी हो। आर्या के हाथ में दर्द हो रहा था। कहाँ आर्या का हाथ, नाजुक सा हाथ, और कहाँ शिवाय की शेर जैसी पकड़। आर्या का हाथ लाल हो गया था लेकिन शिवाय ने गुस्से में आर्या का हाथ नहीं छोड़ा। हर्षवर्धन आगे आया तो शिवाय ने हर्षवर्धन को दूसरा हाथ दिखाकर रोक दिया और फिर आर्या की आंखों में देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को, कोई भी मेरे और आर्या सिंह राजावत के बीच में नहीं आएगा। शिवाय के इतना गुस्सा में होने से सब डर रहे थे। वरदान, हर्षवर्धन, दिव्यांश, पैंथर, राजवीर, विराज, सबको इस वक्त शिवाय के ऐसा करने से डर लग रहा था। पहली बार उन्होंने शिवाय के मुंह से आर्या का पूरा नाम सुना था, वरना तो हमेशा ही वो मेरी छुई मुई कहकर ही आर्या को पुकारता था। लेकिन आज आर्या ने सबके सामने शिवाय पर हाथ उठाने की कोशिश की तो शिवाय का मेल ईगो हट हो गया। जिस लड़की के लिए वो इतना कुछ कर रहा था, वो लड़की बिना सोचे समझे शिवाय को सबके सामने बेइज्जत कर रही थी। सबके सामने उसने शिवाय का कॉलर पकड़ लिया था। वही शिवाय ने सुलगती हुई आंखों से आर्या को देखा और आर्या भी कम गुस्से में शिवाय को नहीं देख रही थी। शिवाय ने आर्या का हाथ झड़कते हुए गुस्से में गुर्राते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। आर्या ने भी दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, तुम जैसा घटिया, झूठा मतलब इंसान मैंने नहीं देखा। तुम मुझसे झूठ पर झूठ बोलते रहे और मैं विश्वास करती रही। तुम मुझे हर वक्त पागल बनाते रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे और मैं तुम पर विश्वास करके हर बात को सच मानती रही।
तुम्हारे जैसा दोगला इंसान मैंने नहीं देखा जो अपने मतलब के लिए इस हद तक गिर सकता है। ये सुनते ही शिवाय का गुस्सा दोगुना हो गया। नॉर्मली शिवाय इतना गुस्सा नहीं करता था, लेकिन आर्या के ऐसे बिहेव से शिवाय का दिमाग खराब हो रहा था। उसने अपने एक हाथ से आर्या का गाल पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया, लेकिन अपना दूसरा हाथ आर्या के सिर के पीछे रख लिया ताकि उसे हट ना हो। शिवाय इतने गुस्से में भी आर्या को हट नहीं करना चाहता था। शिवाय के ऐसे करने से पूरी रघुवंशी फैमिली और वरदान हैरान होकर शिवाय और आर्या को देखने लगे, लेकिन किसी की भी बीच में बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे आर्या पर सबसे ज्यादा हक शिवाय का है। आर्या का वजूद शिवाय से जुड़ा हुआ है, वरना आर्या तो कब की मर गई होती, इसलिए किसी ने भी बीच में बोलना ठीक नहीं समझा। आर्या को अब भी दर्द हो रहा था। शिवाय ने अपना हाथ आर्या के जबड़े पर कसा हुआ था। आर्या के आंसू आ गए, लेकिन शिवाय का गुस्सा कम नहीं हुआ। आर्या का चेहरा लाल हो गया, उसके गाल पर शिवाय की उंगलियों के निशान छपने लगे, लेकिन शिवाय ने आर्या का चेहरा नहीं छोड़ा। इनफैक्ट उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोला, अंडरस्को, क्या झूठ बोला मैंने तुमसे? कौन सा दोगलापन किया मैंने तुम्हारे साथ जो तुम इतनी बदतमीजी पर उतर आई? आर्या रोती जा रही थी, उसके पास रोने के अलावा ऑप्शन नहीं था। उसे शिवाय से डर लग रहा था, लेकिन आज वो शिवाय के गुस्से का डटकर सामना कर रही थी। अचानक ही उसने शिवाय के सीने पर हाथ रखकर पूरा दम लगाकर उसे धक्का दे दिया। आर्या के ऐसा करने से शिवाय 2 कदम पीछे हट गया। वहीं आर्या की हालत किसी से देखी नहीं जा रही थी। आर्या के ऐसा करने से शिवाय का गुस्सा दुगना हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कसी और जैसे ही 1 कदम आगे की तरफ बढ़ाया, उसे पीछे से दिव्यांश ने पकड़ लिया और हर्षवर्धन भी उसके पास आकर उसके सीने पर हाथ रखकर पीछे की ओर धकेलता हुआ बोला, अंडरस्को, शिवाय बस करो, बहुत हुआ पागलपन। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम दोनों किस बात पर बहस कर रहे हो। हुआ क्या है तुम दोनों के बीच? शांत हो जाओ। लेकिन शिवाय तो जैसे शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शिवाय ने आर्या की आंखों में देखकर चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को, इसकी हिम्मत तो देखो चाचू, ये मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत रखती है। जिसे कोई आंख उठाकर नहीं देखता, ये उस पर हाथ उठाने चली है। शिवाय को दिव्यांश ने कसकर पकड़ हुआ था, लेकिन दिव्यांश से शिवाय से रुक नहीं रहा था। वो फिर से 1 कदम आगे की तरफ बढ़ा। शिवाय आर्या को ऐसे देख रहा था जैसे आज उसे जान से ही मार देगा। जब राजवीर को भी लगा कि दिव्यांश अकेला शिवाय को नहीं संभाल सकता, क्योंकि शिवाय नहीं शेर है, तो उसने भी शिवाय को पकड़ते हुए कहा, अंडरस्को, बस करो शिवाय, पहले बातों को सुन तो लो। आखिर वो तुमसे इतना गुस्सा क्यों है? बिना सोचे समझे तुम उस पर गुस्सा कर रहे हो, उसकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। शांत हो जाओ शिवाय, प्लीज शांत हो जाओ। क्वोट। शिवाय ने अब भी अपना गुस्सा शांत नहीं किया, बल्कि वो तो आर्या को घूर कर देख रहा था। आर्या शिवाय के गुस्से से डर रही थी, लेकिन शिवाय को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी आर्या को सुलगती हुई आंखों से देख रहा था और फिर उसने राजवीर से कहा, अंडरस्को, देखा तो राजवीर, तेरी लिटिल गर्ल की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। मेरा कॉलर पकड़ने चली है, शिवाय रघुवंशी का कॉलर। और तभी वरदान से रहा नहीं गया, उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। आर्या भी अपने पापा का सपोर्ट पाकर फूट फूट कर रोने लगी। वरदान अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए चुप कराने की कोशिश कर रहा था। पूरी रघुवंशी फैमिली शिवाय को संभाल रही थी और वही वरदान अपनी बेटी को। करीब आधे घंटे बाद शिवाय सोफे पर बैठा हुआ गुस्से में आर्या को देख रहा था और आर्या भी अपने पापा के गले लगकर रोए जा रही थी। क्या पूर्वी और पैंथर नजदीक आएंगे? क्यों मारा आर्या ने शिवाय को थप्पड़ जो कि लगा भी NHI? कौन सा सच पता चला है आर्या को शिवाय के बारे में? CH-303 खोदा पहाड़ निकली चुहिया। और तभी वरदान से रहा नहीं गया, उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। आर्या भी अपने पापा का सपोर्ट पाकर फूट फूट कर रोने लगी। वरदान अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए चुप कराने की कोशिश कर रहा था। पूरी रघुवंशी फैमिली शिवाय को संभाल रही थी और वही वरदान अपनी बेटी को।
करीब आधे घंटे बाद शिवाय सोफे पर बैठा हुआ गुस्से में आर्या को देख रहा था और आर्या भी अपने पापा के गले लगकर रोए जा रही थी। अब आगे शिवाय का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ, वो तो अब भी घूर कर आर्या को ही देख रहा था। वही आर्या ने एक बार अपने पापा के सीने से हल्का सा सिर निकालकर शिवाय को देखा और फिर से अपना चेहरा वरदान के सीने में छुपा लिया, क्योंकि उसे शिवाय से डर लग रहा था। वही शिवाय ने जब आर्या को ऐसे करते हुए देखा तो कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने उस मुस्कुराहट को वहीं के वहीं दबा दिया, क्योंकि उसका गुस्सा उस मुस्कुराहट पर भारी पड़ रहा था। पूरी रघुवंशी फैमिली में से किसी के अंदर भी आर्या से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन पूछना तो पड़ता ही। आखिर आर्या ने बिना सोचे समझे सबके सामने शिवाय का कॉलर कैसे पकड़ा। कॉलर पकड़ा तो पकड़ा, उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत भी की। हर्षवर्धन ने वरदान की तरफ देखा और इशारों में कहा, अंडरस्को कि पूछिए ना ऐसा क्यों किया। वरदान ने अपनी बेटी के बालों को सहलाते हुए कहा, अंडरस्को आर्या ये क्यों किया तुमने, बताओ मुझे। लेकिन आर्या कुछ नहीं बोली, बस अपने पापा के सीने से लगकर सुबकती रही। वरदान ने फिर कहा, अंडरस्को आर्या, रघुवंशी इंडस्ट्रीज से मेरे बहुत अच्छे संबंध है और तुम ऐसी हरकत करके संबंध को खराब नहीं कर सकती। बताओ मुझे, आखिर तुम्हें शिवाय के बारे में क्या पता चला कि तुम उस पर इतना गुस्सा हो। आर्या अब भी कुछ नहीं बोली। हर्षवर्धन आर्या के पास गया और उसने आर्या की बाजू को हल्का सा रब करते हुए कहा, अंडरस्को आर्या बच्चा मुझे बताओ क्या हुआ, क्या पता चला तुम्हें शिवाय के बारे में। आर्या ने हर्षवर्धन को देखा और सुबकते हुए बोली, अंडरस्को इन्होंने मुझसे झूठ बोला कि ये शिवाय रघुवंशी है। मैंने ड्राइवर कुक चौकीदार पता नहीं क्या कुछ नहीं समझा। इनके साथ फार्म हाउस में एक रात भी बिताई और इन्होंने मुझे सच नहीं बताया कि ये आपके सगे भतीजे हैं। आज भी मैं आप सबकी फोटो नहीं देखती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये इस कंपनी में काम नहीं करते, बल्कि इस कंपनी के ओनर है। शिवाय गुस्से में चिल्लाया, अंडरस्को और इतनी सी बात के लिए तुम मुझे थप्पड़ मारने आ गई। शिवाय अपनी जगह से खड़ा ही होने वाला था कि राजवीर और दिव्यांश ने उसे पकड़ते हुए कहा, अंडरस्को उसकी पूरी बात तो सुन ले, बात बात पर अपने अंदर के शेर को जगाने की कोशिश मत किया कर, शांति से बैठ जा। हर्षवर्धन ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को बच्चा ओनर तो नहीं है ये, मतलब ओनर तो मैं हूँ। रघुवंशी ब्रदर्स हैरानी से हर्षवर्धन को देखने लगे। राजवीर को भी थोड़ी सी हंसी आ गई और तभी दिव्यांश ने शिवाय के कान में बड़बड़ाते हुए कहा, अंडरस्को चाचू किस बात के नंबर बना रहे हैं आर्या के सामने। शिवाय ने भी कंधे उचका दिए जैसे कहना चाहता हो, अंडरस्को पता नहीं क्या कह रहे हैं उसे। हर्षवर्धन ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, अंडरस्को अच्छा बच्चा एक बात बताओ, क्या इतनी सी बात पर तुम शिवाय की कॉलर पकड़ोगी। इस पर आर्या ने चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को ये इतनी सी बात नहीं है चाचू, इन्होंने मुझे एक और झूठ बोला, ये घटिया इंसान है। इतना कहकर उसने शिवाय को देखा तो शिवाय की मुठिया गुस्से में कस गई। वो फिर से सुलगती हुई आंखों से आर्या को देखने लगा और आर्या फिर से डर गई। वही हर्षवर्धन ने शिवाय को घूर कर देखा तो शिवाय ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। हर्षवर्धन ने फिर कहा, अंडरस्को बताओ बच्चा पूरी बात बताओ, क्या किया इस घटिया इंसान ने। आर्या सुबकते हुए बोली, अंडरस्को ये इंसान पहले से शादीशुदा है, फिर भी इसने मुझे ये बात बताई नहीं। इतना बोलकर आर्या वरदान के गले लगकर फूटकर रोने लगी। वही रघुवंशी ब्रदर ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। दिव्यांश ने धीरे से कहा, अंडरस्को खुदा पहाड़ निकली चुहिया। वही राजवीर भी धीरे से ही बोला, अंडरस्को उसके लिए पहाड़ ही था। एक लड़की को जब पता चले कि वो जिससे प्यार करती है वो शादीशुदा है तो उस पर क्या बीतेगी। राजवीर की बात शिवाय और दिव्यांश दोनों ही सुन रहे थे और समझ भी रहे थे। आर्या गलत नहीं थी। आर्या को पता चल गया था कि शिवाय शादीशुदा है। हर्षवर्धन आर्या की बात सुनकर चुप हो गया। आर्या ने जो कुछ कहा वो सही था और हर्षवर्धन आर्या की दिल की हालत समझ भी रहा था, लेकिन फिर भी उसने आर्या से कहा, अंडरस्को
तुम्हें कैसे पता शिवाय रघुवंशी शादीशुदा है? आर्या ने रोते रोते अपनी जेब में से मोबाइल निकाला और हर्षवर्धन की तरह बढ़ा दिया। उसमें आर्या और शिवाय की शादी की फोटोग्राफ थी, लेकिन उन फोटोग्राफ्स में आर्या का चेहरा हिडन था, जैसे किसी ने जानबूझकर आर्या को ऐसी फोटो भेजी हो ताकि शिवाय और आर्या का रिश्ता खराब हो जाए। और ये बात समझते हुए हर्षवर्धन को वक्त बिल्कुल नहीं लगा कि किसी ने आर्या शिवाय के बीच में फुट डालने की कोशिश की है। वह फोटो धीरे धीरे सबने देखी, सब एक बार उन फोटो को देखते और एक बार शिवाय को, और आखिर में वो फोटो शिवाय ने भी देख ली। शिवाय को भी समझते देर नहीं लगी कि किसी ने ये सब जानबूझकर किया है ताकि वो आर्या की दिमाग की हालत का फायदा उठा सके। लेकिन इस वक्त शिवाय को आर्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने फोन गुस्से में दीवार में फेंक कर मारा और वो फोन वही के वही टूट गया। ये देखकर आर्या का रोना और तेज हो गया और वो पैर पटक कर रोते रोते बोली, अंडस्को, देखा चाचू, उन्होंने मेरा फोन भी तोड़ दिया। सच्चाई का पता चलते ही उन्होंने अपना गुस्सा मेरे फोन पर निकाल दिया, कहकर वो फिर से वरदान के गले लगकर रोने लगी। वही वरदान और हर्षवर्धन दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दोनों ही सब कुछ जानकार भी कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन शिवाय उसके चेहरे के भाव तो अब भी गहरे होते जा रहे थे, जैसे आज शिवाय के अंदर सच में किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया और वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ देर तक हाल में खामोशी रही। शिवाय ने अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल किया और सोफे से खड़ा हो गया। जैसे ही वो खड़ा हुआ आर्या वरदान से थोड़ा और चिपक गई। ये सब देखकर शिवाय को कहीं ना कहीं खुशी महसूस हो रही थी, जैसे उसे अच्छा लग रहा था कि आर्या उससे डर रही है। लेकिन फिर उसने वरदान की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, रजावत साहब, मैं कल आपकी बेटी का हाथ मांगने आऊंगा, दे देना। ये सुनते ही आर्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने एक बार फिर हिम्मत करके शिवाय को देखा और बोली, अंडस्को, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। एक झूठे इंसान से शादी नहीं कर सकती, एक घटिया इंसान से शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें अच्छा समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत ही बुरे निकले। पहले से ही शादीशुदा हो, लेकिन मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। जाकर उस लड़की को अपनाओ जिसे तुम प्यार करते हो, मेरा पीछा छोड़ो। आर्या की ऐसी बातें सुनकर पूरी रघुवंशी फैमिली धीरे धीरे अपनी दबी हंसी हंसने लगी। शिवाय ने घूरकर अपने भाइयों को देखा तो सारे चुप हो गए। शिवाय ने एक बार फिर कहा, अंडस्को, चाचू, कल हम आर्या का हाथ मांगने रजावत हाउस जाएंगे। हर्षवर्धन ने शिवाय को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन शिवाय ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं चाचू, अब तो मैं आर्या से ही शादी करूंगा। आर्या गुस्से में बोली, अंडस्को, लेकिन मैं नहीं करूंगी। शिवाय को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, अंडस्को, रजावत साहब, मुझे आर्या से अकेले में बात करनी है। ये सुनते ही हर्षवर्धन हल्के गुस्से में बोला, अंडस्को, शिवाय, बहुत हुआ, मैं बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी लिमिट क्रॉस करते जा रहे हो। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इस सिचुएशन को हम आराम से हैंडल भी कर सकते हैं, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। शिवाय गुस्से में हर्षवर्धन को देख रहा था और हर्षवर्धन ने भी शिवाय का पॉइंट करके कहा, अंडस्को, एक और शब्द नहीं कहोगे, वरना जो काम आर्या नहीं कर पाई मैं कर दूंगा, और तुम जानते हो कि मैं जब मारने पर आता हूँ तो गिनता नहीं हूँ, इसलिए जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। हर्षवर्धन ने फिर वरदान को देखकर कहा, अंडस्को, रजावत साहब, अपनी बेटी को लेकर चले जाइए और इसे समझाइए कि कौन सही है और कौन गलत। वरदान ने हाँ में गर्दन हिला दी। वरदान आर्या को लेकर वहां से जाने लगा। आर्या ने पहले एक बार हिम्मत करके शिवाय की तरफ देखा और शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वही ना चाहते हुए भी आर्या को भी अंदर से थोड़ी सी खुशी महसूस हुई, लेकिन फिर उसने उसे थोड़ी सी खुशी को झटक दिया, क्योंकि उसे शिवाय पर गुस्सा आ रहा था। वरदान आर्या को लेकर वहां से चला गया। वरदान और आर्या के जाते ही रघुवंशी ब्रदर्स जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन शिवाय उसे तो अब भी गुस्सा आ रहा था और वो वापस आकर सोफे पर बैठ गया।
जबकि किसी की भी हंसी रुक नहीं रही थी, यहाँ तक कि हर्षवर्धन भी आज जोर जोर से हंस रहा था। यूजुअली हर्षवर्धन ऐसे रिएक्ट नहीं करता, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उन सब को याद कर करके हर्षवर्धन की हंसी रुकी नहीं रही थी। शिवाय सबको गुस्से में देख रहा था और तभी दिव्यांश ने शिवाय के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अंडरस्को, हाँ बड़ी घटिया इंसान, तुझे शर्म नहीं आती? शादीशुदा होने के बाद भी तू एक लड़की के पीछे लट्टू है। दिव्यांश ने ये बात बोली और वह फिर से हंसने लगा। वही शिवाय ने गुस्से में दिव्यांश को देखा। थोड़ी बहुत हंसने के बाद हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, अच्छा अब शांत हो जाओ, बहुत हुआ शिवाय का मजाक उड़ाना। हर्षवर्धन ने फिर शिवाय को देखकर कहा, अंडरस्को, और तू क्या इतना रिएक्ट कर रहा था? किसी भी लड़की को जब पता चलेगा कि उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही शादीशुदा है, तो क्या वो खुश होगी? ऐसे ही रिएक्ट करेगी जैसे आर्या कर रही थी, लेकिन तुमने तो आर्या को इतना डरा दिया। शिवाय का मूड अब भी ठीक नहीं हुआ था। वो उठकर जाने लगा तो हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, शिवाय गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, आर्या अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। किसी भी लड़की को जब ये सब पता चलेगा तो वैसे ही रिएक्ट करेगी। शिवाय ने पलटकर हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्को, चाचू मैं आर्या से बहुत प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी इंसल्ट करें, वजह कुछ भी हो, लेकिन अपनी कॉलर छूने का हक मैंने किसी को नहीं दिया, आर्या को भी नहीं। ये कॉलर नहीं मेरा, एटीट्यूड है मेरा, मेरे कॉलर को टच करने का हक किसी को नहीं, किसी को नहीं। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया, लेकिन हर्षवर्धन को शिवाय की फिक्र हो गई। तभी राजवीर ने हर्षवर्धन को समझाते हुए कहा, अंडरस्को, चाचू छोड़ो ना, इस मेल ईगो की वजह से तो मेरे और रूही के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई थी। इंसान चाहे जैसा भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर मेनला ईगो होता है और उस मेल ईगो को कवर करने के चक्कर में वो गलती कर देता है। लेकिन शिवाय समझदार है, ऐसा कुछ नहीं करेगा, आप बेफिक्र रहो। वहीं दूसरी तरफ वरदान ने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी। आर्या रोते रोते गाड़ी से बाहर उतरी और अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसने सामने शौर्य को देखा और वो अपना रोना रोक नहीं पाई और सीधा जाकर शौर्य के गले लगकर रोने लगी। वही शौर्य ने जब आर्या को रोते हुए देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं हुआ। शौर्य ने आर्या चुप करवाते हुए कहा, अंडरस्को, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा, लेकिन आर्या कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। थोड़ी देर बाद वरदान भी रजावत हाउस में आ गया। शौर्य ने वरदान को देखकर कहा, अंडरस्को, फूफा जी क्या हुआ? आर्या रो क्यों रही है? वरदान ने हल्की सी नामे गर्दन हिला दी। शौर्य को कुछ समझ नहीं आया तो उसने आर्या से फिर पूछा, अंडरस्को, आर्या क्या हुआ बच्चा? मुझे बताओ तो सही। किसी ने कुछ कहा। आर्या ने सुबकते हुए कहा, अंडरस्को, शिवाय ने मेरे साथ बदतमीजी की और पापा ने उसे कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़े रहे। एक बार उसके गाल पर थप्पड़ मारना जरूरी नहीं समझा, उसने मुझे हट किया भैया, लेकिन पापा बूथ बनकर खड़े रहे, इन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। कहकर आर्या और ज्यादा रोने लगी। शौर्य से आर्या का रोना देखा नहीं जाता था, उसने बचपन से ही आर्या को संभाला था। सच बात थी, शिवाय से पहले अगर आर्या पर किसी का हक था तो वो शौर्य का था। शौर्य ने वरदान की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, ये क्या कह रही है फूफा जी? क्या किया शिवाय ने, और अगर शिवाय ने इसके साथ बदतमीजी की तो आपने उसे कुछ क्यों नहीं कहा? रघुवंशी खानदान का बेटा होगा वो अपने घर में, इसका मतलब ये नहीं हमारे घर की बेटियों के साथ बदतमीजी करेगा। वरदान बोला, अंडरस्को, शौर्य तुम्हें पूरी बात का नहीं पता, तुम्हें कैसे समझाऊं? शौर्य ने वरदान की बातों को ना समझते हुए कहा, अंडरस्को, मुझे कुछ नहीं सुनना फूफा जी, बस मुझे ये बताइए कि क्या शिवाय ने आर्या के साथ बदतमीजी की और आपने उसे कुछ भी नहीं कहा? वरदान ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन वरदान जानता था कि अब वो दो दोस्तों के बीच में फंसकर रह जाएगा। क्या वरदान आर्या को उसकी शादी का सच बताएगा? CH304 रूठे पिया। शौर्य ने वरदान की बातों को ना समझते हुए कहा, अंडरस्को, मुझे कुछ नहीं सुनना फूफा जी,
बस मुझे ये बताइए कि क्या शिवाय ने आर्या के साथ बदतमीजी की और आपने उसे कुछ भी नहीं कहा। वरदान ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन वरदान जानता था कि अब वो दो दोस्तों के बीच में फंसकर रह जाएगा। अब आगे वरदान पूरी तरह फंस गया था। वरदान का एक बार मन हुआ कि वो आर्या को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं सच सुनकर आर्या के दिमाग पर प्रेशर ना पड़े, क्योंकि इस वक्त आर्या शिवाय को गलत समझ रही थी और वो अगर आर्या के सामने शिवाय की तारीफ करते तो हो सकता था कि आर्या के दिमाग पर जोर पड़ता और फिर उसकी तबीयत भी खराब हो सकती थी। वही शौर्य ने एक बार फिर पूछा, अंडस्को फूफा जी कुछ पूछ रहा हूँ, मेरी बहन इतना रो क्यों रही है। आर्या रोते रोते बोली, अंडस्को ये क्या बताएंगे भैया, मैं बताती हूँ। शिवाय रघुवंशी ने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ प्यार का नाटक किया, सबके सामने मेरे चेहरे को कसकर पकड़ा, मुझे दीवार से भी लगा दिया, मेरा फोन भी फेंक कर तोड़ दिया, लेकिन पापा ने एक शब्द नहीं कहा, एक भी शब्द। वो खड़ा खड़ा मेरी बेइज्जती करता रहा और पापा चुपचाप खड़े रहे। इतना कहकर आर्या और ज्यादा रोने लगी। शौर्य को गुस्सा आ गया, उसने कहा, अंडस्को क्या ये सच है आपने शिवाय को कुछ नहीं कहा। शिवाय रघुवंशी खुद को समझता क्या है। आर्या तू चल मेरे साथ, तेरे सामने ही उसे मार मार कर सीधा कर देता हूँ, पता नहीं खुद को क्या समझता है। इतना कहकर शौर्य आर्या के साथ रजावत हाउस से बाहर जाने लगा और तभी वरदान ने उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को दिमाग खराब हो गया। शौर्य तुम्हें बताना पड़ेगा शिवाय रघुवंशी कौन है। चुपचाप वापस आओ, हमें आर्या से बात करनी पड़ेगी, ना कि तुम जाकर शिवाय पर अपना गुस्सा निकलोगे। वापस आओ। शौर्य ने पलटकर वरदान को देखा और बोला, अंडस्को जो भी था उसे आर्या को रुलाना नहीं चाहिए था, उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। वरदान ने कहा, अंडस्को तुम्हें पूरी बात नहीं पता शौर्य, और मैं तुम्हें पूरी बात बता भी नहीं सकता। इतना कहकर उसने आर्या को देखा तो शौर्य ने कहा, अंडस्को बात कोई भी थी, लेकिन सबके सामने आर्या के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। अमीर होगा वो अपने घर में, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर की बहू बेटियों के साथ बदतमीजी करेगा। आज से पहले भी वो कई बार इसके साथ बदतमीजी कर चुका है और मैंने हर बार शौर्य को माफ किया, लेकिन इस बार नहीं। वरदान ने फिर से शौर्य को समझाते हुए कहा, अंडस्को पहले बदतमीजी आर्या ने की थी, सबके सामने उसका कॉलर पकड़ा, उस पर हाथ उठाने लगी। शौर्य ने आर्या को सवाल भरी नजरों से देखा तो आर्या ने शौर्य पर अपनी बाहें लपेटते हुए अपना सिर उसके सीने पर रख दिया और रोते हुए बोली, अंडस्को भाई उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझसे छुपाया कि वो शिवाय रघुवंशी है। शौर्य अब सब कुछ समझ रहा था, लेकिन आर्या का रोना उससे देखा नहीं जा रहा था। उसने कहा, अंडस्को तुम चाहती हो मैं शिवाय की पिटाई करूं। आर्या ने बच्चे की तरह हमें गर्दन हिला दी और वरदान ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। शौर्य बोला, अंडस्को तो फिर चलो। इतना कहकर शौर्य आर्या को लेकर रजावत हाउस के बाहर आ गया। वहीं वरदान भी पीछे पीछे आता हुआ बोला, अंडस्को शौर्य पागल हो गए हो, इस बच्ची की बातों में आकर शिवाय पर हाथ उठाओगे। मेरी बात मान लो, वापस आ जाओ, मत करो बचपना। आर्या तो बच्ची है, तुम तो बच्चे मत बनो, वापस आ जाओ, दोनों फैमिली के बीच में प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन शौर्य तो वरदान की सुन ही नहीं रहा था। उसने आर्या को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट का गेट खोलते हुए बोला, अंडस्को फिक्र मत करो फूफा जी, वो मेरा दोस्त है, उसे कैसे ठीक करना है मैं जानता हूँ। इतना कहकर शौर्य भी गाड़ी में बैठ गया और फिर वो गाड़ी स्टार्ट करके आर्या को लेकर वहां से चला गया। वही वरदान तो अपने दोनों बच्चों को जाते हुए देख रहा था। वरदान को इस वक्त आर्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी वंशिका पीछे से आई और उसने वरदान की बाजू पकड़कर कहा, अंडस्को ये दोनों कहाँ चले गए। वरदान ने वंशिका को देखकर कहा, अंडस्को शिवाय से लड़ने। वंशिका हैरानी से वरदान को देखने लगी और उसके बातों का मतलब निकालने की कोशिश करने लगी। तभी वरदान ने कहा, अंडस्को सच कह रहा हूँ, शौर्य शिवाय को पीटने गया है, इस घर के जमाई को पीटने गया है।
पता नहीं तुमने भी आर्या को क्या खाकर पैदा किया है। वंशिका ने कहा, आप मुझे पूरी बात तो बताइए, हुआ क्या। वरदान ने भी वंशिका को पूरी बात बता दी। वंशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वंशिका ने कहा, हाँ तो गलती शिवाय की है। वरदान ने हैरानी से वंशिका को देखा और बोला, अच्छा तुम्हारी बेटी की गलती नहीं है, सबके सामने उसका कॉलर पकड़ने चली थी। तुम्हें क्या लगता है कि शिवाय इतना अच्छा है कि कोई लड़की उसका कॉलर पकड़ेगी, उसे मारने की कोशिश करेगी और वह पिट जाएगा। वंशिका ने हाथ बांधकर कहा, एक बात बताइए कि शिवाय की गलती नहीं। उसने आर्या को सच नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? और वरदान चुप हो गया, क्योंकि शिवाय ने गलती तो की थी, उसे आर्या को सच बता देना चाहिए था, लेकिन शिवाय ने ऐसा नहीं किया, वो आर्या के साथ गेम खेलता रहा। वंशिका फिर बोली, और दूसरी बात, शौर्य आर्या से बहुत प्यार करता है, आपको पता नहीं कितना प्यार करता है। शौर्य ने आर्या को बेटी की तरह बड़ा किया है और शौर्य आर्या की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, चाहे वो आंसू शिवाय रघुवंशी ने ही क्यों न दिए हो। शौर्य के प्यार पर कभी शक मत करना, आपसे ज्यादा, इनफैक्ट आपसे कहीं ज्यादा उसने आर्या को प्रोटेक्शन दी है, आपसे ज्यादा प्यार किया है। रही बात शौर्य की, शिवाय से जाकर लड़ने की, तो बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। वरदान ने वंशिका की बात सुन तो ली, लेकिन उसे कहीं ना कहीं एक बात खटक गई, आपसे भी ज्यादा प्रोटेक्शन दी है। वरदान को ये बात बुरी लग गई। वरदान के चेहरे के भाव बदल गए। वरदान बिना कुछ कहे अंदर जाने लगा। वही वंशिका, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वरदान को अचानक से क्या हो गया। वंशिका वरदान के पीछे जाती हुई बोली, अब आपको क्या हो गया। वरदान ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वंशिका भी पीछे पीछे चली गई। वरदान ने अपनी बाजू फोल्ड की और अपनी टाई हल्की करने लगा। वरदान से अपनी टाई खुल नहीं रही थी। वरदान बहुत देर से अपने टाई को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टाई खुली नहीं। वंशिका आगे आई और वरदान की टाई खोलने लगी। वरदान ने वंशिका को नहीं रोका। वही वंशिका ने टाई खोलकर कहा, क्या हुआ, आपको अचानक से मूड क्यों खराब हो गया। वरदान ने वंशिका की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, हटो आगे से। लेकिन वंशिका आगे से नहीं हटी। इतना तो वंशिका वरदान को जानती थी कि वरदान का मूड ऑफ हो चुका है, लेकिन किस बात पर हुआ वंशिका ये समझ नहीं पा रही थी। वरदान ने एक बार फिर कहा, वंशिका, मैं थक गया हूँ, प्लीज आगे से हट जाओ, मुझे फ्रेश होना है। लेकिन वंशिका वरदान के सामने से नहीं हटी। वंशिका ने इस बार बहुत प्यार से पूछा, क्या हुआ है रजावत साहब, अचानक से मूड क्यों खराब हो गया। शिवाय और शौर्य एक दूसरे के दोस्त है, वो चाहकर भी एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे। शौर्य बस आर्या का दिल रखने के लिए वहां चला गया। वरदान बोला, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, हटो आगे से। लेकिन वंशिका आगे से नहीं हटी। वंशिका ने इस बार सीरियस होते हुए कहा, रजावत साहब, या तो बता दीजिए कि आपका मूड क्यों खराब है, वरना सच कहती हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वरदान ने वंशिका की आंखों में देखकर कहा, वंशिका, तुम जानती हो मैं तुमसे दूर क्यों हुआ। तुम जानती हो कि मैं इतने दिनों कहाँ पर रहा। तुम जानती हो कि मैं आर्या को बाप का प्यार क्यों नहीं दे पाया। वंशिका को अब भी वरदान की बातें समझ नहीं आ रही थी। वरदान ने वंशिका की आंखों में देखकर दर्द भरी आवाज में कहा, मानता हूँ शौर्य मुझसे ज्यादा आर्या से प्यार करता है, मानता हूँ उसने मेरी आर्या को संभाल कर रखा, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा प्यार शौर्य के प्यार से कम हो गया। वंशिका को अब समझ में आया कि वरदान को किस बात से हट हुआ है। वंशिका ने अपनी बातों को संभालते हुए कहा, मैंने बस थोड़ी सी तारीफ कर रही थी, मैंने ये तो नहीं कहा कि आपका प्यार आर्या के लिए कम है। वरदान ने वंशिका की आंखों में देखकर एक बार फिर दर्द भरी आवाज में कहा, वंशिका, मैं कितने ही साल जेल में रहा, हर वक्त तुम्हारी याद आती थी, अपने बच्चों की याद आती थी,
सरफराज ने मेरे पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया। मैं जैसे तैसे वहां से आज़ाद होकर इंडिया से भाग गया। एक पल एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें और अपने बच्चों को याद ना किया हो। ये जो तुम मेरी पीने की आदत से परेशान हो ना, ये तुम्हारी ही यादों की देन है। इसी के सहारे मैं अकेला रहा, इसी के सहारे तुम्हारी यादों को अपने सीने में छुपाए रखा और तुमने कितनी आराम से कह दिया कि शौर्य ने आर्या को आपसे ज्यादा प्रोटेक्शन दी। मुझे मौका मिलता तो मेरी बच्ची को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। वंशिका को वरदान का दर्द समझ आ रहा था। वंशिका के चेहरे पर भी उदासी आ गई। वंशिका ने वरदान से माफी मांगते हुए कहा, रिजावत साहब आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो बस। वंशिका ने इतना ही कहा था कि वरदान ने वंशिका को अपने सामने से हटाया और वॉशरूम में चला गया। वंशिका वरदान को जाते हुए देख रही थी और वरदान ने वॉशरूम का गेट धड़ाम से बंद कर दिया। वंशिका समझ गई कि वरदान का दिल दुख चुका है। वंशिका मुंह बनाकर खुद से बोली, मेरे रजावत साहिब तो नाराज हो गए, अब मैं कैसे मनाऊं। वहीं दूसरी तरफ शौर्य ने गाड़ी रघुवंशी मैंशन के बाहर रोकी। शौर्य और आर्या गाड़ी से निकलकर रघुवंशी मैंशन के गार्डन पर आ गए। शौर्य ने एक बार फिर आर्या से कन्फर्म करते हुए कहा, तुम पक्का चाहती हो ना मैं शिवाय को मारूं। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी, क्योंकि उसे अब भी शिवाय पर गुस्सा आ रहा था। वही शौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो मुस्कुराहट आर्या ने नहीं देखी। शौर्य ने आर्या का हाथ पकड़ा और गार्डन के थोड़ा और अंदर आया और फिर चिल्ला कर बोला, कहाँ है तू शिवाय रघुवंशी, बाहर निकल शिवाय रघुवंशी, बाहर निकल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को चीट करने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की? बाहर निकल वरना मैं अंदर आ गया तो दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। बाहर निकल शिवाय रघुवंशी। वही मेंशन के अंदर सब डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। शौर्य की आवाज सुनकर शिवाय ने तो अपना सिर डाइनिंग टेबल में ही रख लिया, बाकी सब की हंसी छूट गई। शिवाय ने अपना चेहरा उठाकर देखा। इस वक्त शिवाय बहुत ज्यादा मासूम लग रहा था। वही शिवाय का ऐसा चेहरा देखकर पूरी रघुवंशी फैमिली हंसने लगी। शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, हंस क्या रहे हो? बड़ा मजा आ रहा है ना मेरी हालत देखकर? मेरी खुद की बीवी मेरे खुद के अफेयर के साथ मुझे खुद ही कूटने के लिए आ गई और अब तो अपने भाई को भी ले आई ताकि वो मुझे मारे। शिवाय की ये बात सुनकर तो अब रघुवंशी परिवार और ज्यादा जोर जोर से हंसने लगा। शिवाय ने सबको देखा लेकिन कोई भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। शिवाय ने फिर हर्षवर्धन को देखा जो खुद जोर जोर से हंस रहा था। शिवाय ने कहा, अब आप कुछ करेंगे या मैं कुछ करूं? हर्षवर्धन ने हंसते हुए कहा, ये केस तो मेरी समझ से भी बाहर है। मुझे तो समझ ही नहीं आता बहू रानी क्या चाहती है। वही शौर्य ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, बहरा हो गया है क्या साले? बाहर निकल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को रुलाने की? खुद को समझता क्या है? राजकुमार होगा तो अपने घर का, मेरी बहन को रुलाकर तूने अच्छा नहीं किया। आर्या तो मुस्कुरा रही थी। उसे तो अच्छा लग रहा था कि उसका भाई एक बार कहने पर ही उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया। वो तो किसी छोटे बच्चों की तरह अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि उसका भाई अब शिवाय को मारेगा। सच में आर्या बहुत मासूम और बच्ची थी, बिना सोचे समझे शिवाय को पिटवाने के लिए शौर्य को ले आई। वही रघुवंशी मेंशन के अंदर सबकी हंस हंसकर बुरी हालत हो रही थी और तभी सांझ ने उठकर कहा, अच्छा मैं देखती हूँ। और तभी सांझ की बात सुनकर शिवाय ने कहा, हाँ देख लो, उसे संभाल लो, शादी से पहले थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वैसे वो कुत्ता इतनी जल्दी संभलता नहीं है, एक बार फैल गया तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। जाओ जाओ जाकर देख लो, तुमसे बात बनती है तो, वरना मुझे तो आना ही पड़ेगा। क्या होगा शौर्य और शिवाय की मुलाकात का अंजाम? क्या आर्या को कभी सच्चाई पता चलेगी? CH 305 बंदर मदारी।
वही रघुवंशी मेंशन के अंदर सबकी हंस हंसकर बुरी हालत हो रही थी और तभी सांझ ने उठकर कहा, अंडस को, अच्छा मैं देखती हूँ। और तभी सांझ की बात सुनकर शिवाय ने कहा, अंडस को, हाँ देख लो, उसे संभाल लो, शादी से पहले थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, वैसे वो कुत्ता इतनी जल्दी संभलता नहीं है, एक बार फैल गया तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। जाओ जाओ जाकर देख लो, तुमसे बात बनती है तो, वरना मुझे तो आना ही पड़ेगा। अब आगे। वही सांझ शिवाय की बात सुनकर मेंशन के बाहर आ गई। मेंशन के बाहर उसने शौर्य को देखा। सांझ की नजरें शौर्य पर ही ठहर गई। उसने बहुत दिनों बाद शौर्य को देखा था। वही शौर्य ने सांझ को देखा और उसे उंगली दिखाकर कहा, अंडस को, तुम शिवाय रघुवंशी हो। सांझ तो शौर्य की बात सुनकर हैरान हो गई। शौर्य ने फिर कहा, अंडस को, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम शिवाय रघुवंशी हो। सांझ ने नामे गर्दन हिला दी। शौर्य बोला, अंडस को, तो फिर जाओ यहाँ से, शिवाय रघुवंशी को भेजो। सांझ तो आंखें फाड़े शौर्य को देख रही थी। सांझ फिर वही मन बड़बड़ाई, अंडस को, इससे ज्यादा बदतमीज लड़का दुनिया में पैदा नहीं हुआ। मुझे भी सारे जानवर छोड़कर ये बंदर ही पसंद आना था, जिसे बात करने की तमीज भी नहीं। सच कहती हूँ शौर्य राजपूत, जिस दिन तुम मेरे हाथ आए ना, तुम्हारा टैटुआ दबा दूंगी, जान से मार दूंगी। शौर्य फिर बोला, अंडस को, मुझे मन ही मन गाली मत दो, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं जुबान से गाली दे दूंगा। अब जाओ, जाकर शिवाय रघुवंशी को बुलाओ, मैं भी तो देखूं उसके हाथ कितने चलते हैं। सांझ पलटी तो सामने शिवाय खड़ा था। शिवाय ने सांझ को देखा और सांझ ने मुंह बनाकर शिवाय सांझ के पास आया और धीरे से उसके कान में बोला, अंडस को, तुम्हें भी सारे जानवर छोड़कर ये बंदर ही पसंद आना था। सच कहता हूँ बहुत गुलाटी मारता है, संभल कर रहना। सांझ ने भी धीरे से कहा, अंडस को, मैं भी इस बंदर की मदारी ना बनी तो मेरा नाम भी सांझ नहीं। सच कहती हूँ शिवाय, जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गया उस दिन इसका दुनिया का आखिरी दिन होगा। तभी शौर्य बोला, अंडस को, ओ कुत्ते, सांझ के कान में क्या बड़बड़ा रहा है। और तभी शिवाय ने शौर्य को देखकर कहा, अंडस को, ओ पिल्ले, तू मेरे घर में खड़ा होकर इतना चिल्ला क्यों रहा है। शौर्य ने पॉइंट करके कहा, अंडस को, साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को रुलाने की। खुद को समझता क्या है, तू कुछ भी करेगा और कोई तुझे कुछ नहीं करेगा। तेरी बातों में फूफा जी आ जाते हैं, मैं नहीं आऊंगा। शिवाय ने आर्या को देखा तो आर्या ने मुंह फेर लिया। शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने भी खुद से कहा, अंडस को, मुझे भी सारी दुनिया छोड़कर ये बंदरिया पसंद आनी थी और इसका ये बंदर भाई इसके कहते ही यहाँ आ गया। शिवाय ने फिर शौर्य को देखकर कहा, अंडस को, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों गला फाड़ रहा है, कुछ काम वाम नहीं है। शौर्य 2 कदम आगे आया। उसने शिवाय का कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहा, अंडस को, साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की इंसल्ट करने की। शिवाय बोला, अंडस को, साले, साला तो तू मेरा है, मैं तेरा साला नहीं। शिवाय ने फिर आर्या की तरफ देखकर कहा, अंडस को, अपनी बहन से कह दे शादी की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि बहुत जल्द मैं तेरी बहन के साथ 7 फेरे लेने वाला हूँ। शौर्य भी चिल्लाता हुआ बोला, अंडस को, साले, तू कुछ ज्यादा नहीं बोलता। और तभी शिवाय ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडस को, सांझ मेरी बहन नहीं है जो तू मुझे बार बार साला बोल रहा है। शौर्य ने सांझ को देखकर कहा, अंडस को, तुझे लगता है कि मैं इस बंदरिया से शादी करूंगा। ये सुनकर सांझ की तो आंखें हैरानी से फैल गई। तभी सांझ ने भी शौर्य को जवाब देते हुए कहा, अंडस को, तुम्हारी खुद की शक्ल तो भालू जैसी है और ख्वाब देख रहे हो मेरी जैसी हसीन परी के। शौर्य ने हैरानी से सांझ को देखकर कहा, अंडस को, मेरी बातों का मतलब समझ, उसके बाद जवाब दे। मैं तुझ जैसी बंदरिया से शादी नहीं करूंगा। सांझ ने कहा, अंडस को, हाँ तो मैं भी तुम जैसे भालू से शादी नहीं करूंगी। तभी शौर्य ने बिना सोचे समझे शिवाय के मुंह पर एक पंच जड़ दिया। वही शिवाय का गुस्सा दुगना हो गया और उसने भी शौर्य के मुंह पर एक पंच जड़ दिया।
दोनों एक दूसरे को मारने लगे और तभी पूरी रघुवंशी फैमिली हॉल से निकलकर गार्डन में आ गई। पूरी रघुवंशी फैमिली ने अपने माथे पर चटाक से हाथ मार लिया। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, ये दोनों कभी नहीं सुधर सकते, कभी भी नहीं। शौर्य ने शिवाय का कॉलर पकड़कर उसे एक पेड़ से लगाते हुए धीरे से कहा, अंडस्को, आर्या की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उसे कोई भी शॉक देने के लिए मना किया है और तुमने बिना सोचे समझे उसे इतना डरा दिया। शौर्य की बात सुनकर शिवाय को झटका लगा। शिवाय ने भी शौर्य के गर्दन पकड़कर कहा, अंडस्को, लेकिन उसने खुद कहा था कि उसकी सारी मेडिसिन खत्म हो गई है, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है। शौर्य ने एक पंच शिवाय के मुंह पर मारकर फिर से उसका कॉलर पकड़कर जमीन में लेटाकर उसके ऊपर बैठ गया और फिर धीरे से बोला, अंडस्को, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज ही डॉक्टर से मिलकर आया हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि आर्या को कुछ नहीं बताना वरना उसके दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा। उसके दिमाग में थोड़ा सा सुकून भर जाए, इसलिए तुझे पीटने आ गया। अब ज्यादा ड्रामा मत कर, पीट ले। शिवाय ने भी शौर्य को घुमाकर अपने नीचे कर लिया और खुद उसके ऊपर बैठ गया और फिर उसने शौर्य के मुंह पर एक पंच जड़कर कहा, अंडस्को, ऐसे कैसे पीट लूं? तू क्या चाहता है, फ्यूचर में आर्या मुझे चिढ़ाए पीटूंगा तो नहीं? लेकिन ये सब हमें छुड़ा क्यों नहीं रहे? ये सब तो हमारी लड़ाई को एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो ये छुई मुई मुझे पीटता हुआ देखकर इसके चेहरे की मुस्कुराहट कितनी बड़ी हो जाती है। एक बार ये मेरे घर में आ गई ना, फिर देख तेरी बहन से चुन चुन कर बदले लेता हूँ। शौर्य ने शिवाय को धक्का दिया और शिवाय जमीन पर गिर पड़ा। दोनों ही उठ गए और दोनों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया। फाइनली हर्षवर्धन उन दोनों को छुड़वाते हुए बोला, अंडस्को, बस करो तुम दोनों, शर्म नहीं आती? एक रजावत इंडस्ट्रीज संभालता है और दूसरा शिवाय रघुवंशी इंडस्ट्रीज, और लड़ ऐसे रहे हो जैसे कुत्ते बिल्ली हो। दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। हर्षवर्धन ने फिर शौर्य को देखकर कहा, अंडस्को, आर्या को लेकर अंदर चलो, बैठकर बातें करते हैं। शौर्य हर्षवर्धन को देखकर बोला, अंडस्को, सॉरी चाचू, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। जहां मेरी बहन की इज्जत नहीं, मैं वहां नहीं रहूंगा। और तभी दृष्टि ने हर्षवर्धन के पीछे से आते हुए कहा, अंडस्को, भाई मान जाओ ना, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? आर्या, चलो भाई से कहो कि अंदर आएंगे। आर्या तो खुद गुस्से में थी, लेकिन इस वक्त आर्या गुस्से में भी बहुत क्यूट लग रही थी और तभी दृष्टि ने आर्या के गालों को पकड़कर प्यार करते हुए कहा, अंडस्को, ये गाल फुला कर मुझे मत दिखाओ, भाई को लेकर अंदर आओ चलो। दृष्टि के थोड़ा सा प्यार से कहने पर आर्या और शौर्य दोनों ही अंदर चले गए। वहीं हर्षवर्धन और पूरी रघुवंशी फैमिली शिवाय को देख रही थी और शिवाय ने आर्या की हेल्थ के बारे में सबको बता दिया। हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, फिर तो तुमने गलत किया, तुम्हें आर्या पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। शिवाय ने कहा, अंडस्को, मुझे सच में नहीं पता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वैसे भी वो जिस हिसाब से मेरा कॉलर पकड़ रही थी, मुझे गुस्सा आ गया। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, तो अब क्या करना है? शिवाय इरिटेट होता हुआ बोला, अंडस्को, मुझे नहीं पता क्या करना है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। मेरा दिमाग सच में बहुत खराब रहने लगा है। चाचू, मैं नहीं रह सकता अपनी छुई मुई के बिना, पता नहीं मुझे और कितना वेट करना है। हर्षवर्धन आज पहली बार शिवाय के दिल की हालत समझ रहा था। हालांकि शिवाय ने अपने दिल की बात खुलकर नहीं कही थी, लेकिन हर्षवर्धन समझ रहा था कि शिवाय भी अंदर ही अंदर आर्या के बिना टूट रहा है। हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, अच्छा तुम अंदर चलो, मैं कुछ करता हूँ। हर्षवर्धन शिवाय को लेकर मेंशन के अंदर आ गया। शिवाय ने एक नज़र आर्या को देखा और फिर गुस्से में अपने कमरे में चला गया। हर्षवर्धन शौर्य और आर्या को देख रहा था। आर्या बिल्कुल अपने भाई के बराबर में बैठी थी। हर्षवर्धन ने शौर्य से कहा, अंडस्को, शौर्य बहुत हुआ, एक न एक दिन आर्या को सच बताना ही होगा और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। शिवाय आर्या के बिना टूट रहा है, मर रहा है। आर्या तो हैरानी से हर्षवर्धन को देख रही थी और उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी।
शौर्य ने ना में गर्दन हिला दी। लेकिन हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, नहीं शौर्य, बातों को समझने की कोशिश करो। 300 से ज्यादा एपिसोड हो गए हैं, आखिर कब तक शिवाय अपनी छुई मुई का इंतजार करेगा। शौर्य कुछ नहीं बोला। वही दृष्टि ने भी हर्षवर्धन को सपोर्ट करते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ भाई चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज नहीं तो कल आर्या को सब कुछ सच ही बताना है। आर्या और शिवाय के बीच में दूरियां बढ़ जाए, उससे पहले हमें आर्या को सच बता देना चाहिए। आर्या ने धीरे से कहा, अंडरस्को, कौन सा सच? हर्षवर्धन ने एक सर्वेंट को देखा और कुछ इशारा किया। सर्वेंट एक कमरे में जाकर एक एल्बम लेकर आया। वो एल्बम शिवाय और आर्या की शादी की एल्बम थी। हर्षवर्धन ने वो एल्बम आर्या के सामने रख दी और बोला, अंडरस्को, तुमने जो फोटो देखी थी वो आधी अधूरी फोटो थी। शिवाय ने शादी किसी दूसरी लड़की से नहीं बल्कि तुमसे की थी। ये सुनते ही आर्या एकदम सुन्न हो गई। उसके दिल की धड़कनें भागने लगी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे दुनिया रुक गई हो। ये सब सुनकर वो अचानक ही लंबी लंबी सांस लेने लगी और तभी शौर्य ने उसकी कमर को सहलाते हुए हर्षवर्धन से कहा, अंडरस्को, चाचू ये आपने क्या किया? मैंने आपसे कहा था ना इसकी तबीयत ठीक नहीं है। दृष्टि भी आकर आर्या के पास बैठ गई। दृष्टि ने आर्या को संभालते हुए कहा, अंडरस्को, आर्या खुद को संभालो। यही सच है, तुम्हारे मिस्टर ऑलराउंडर ही तुम्हारे हस्बैंड है और इसका जीता जागता सबूत ये एल्बम है। आर्या ने खुद को संभाल लिया, लेकिन उसके हाथ अब उस एल्बम को खोलने के लिए कांप रहे थे। वो उस एल्बम को खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का सच जानना था, तो उसे एल्बम को खोलना ही होता। और आर्या धीरे से उस एल्बम का फर्स्ट पेज खोला तो उसमें लिखा था शिवाय की छुई मुई। आर्या ने अपना हाथ धीरे से उस पेज पर रखा। उसे अंदर ही अंदर एक मीठा सा एहसास हुआ, एक खुशी का एहसास हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके मिस्टर ऑलराउंडर तो पहले ही उसके हस्बैंड है। वो तो इसी बात से डर रही थी कि पता नहीं उसके पापा एक बॉडीगार्ड से उसकी शादी करेंगे भी या नहीं। आर्या ने फिर दूसरा पेज पलटा। उसमें शिवाय और आर्या की शादी की फोटो थी और ऐसे करते करते आर्या ने धीरे धीरे अपनी और शिवाय की शादी की सारी फोटोग्राफ देख ली। उसमें हल्दी मेहंदी सबकी फोटोग्राफी देखी। आर्या बहुत खुश नजर आ रही थी और बहुत सुंदर भी लग रही थी। सॉरी, एल्बम देखने के बाद आर्या की आंखें नम हो गई। उसे वो पल याद आ गया जब उसने शिवाय का कॉलर पकड़ा था। उसे वो सब याद आ गया जब वो शिवाय को थप्पड़ मारने के लिए उतारू हो गई थी। आर्या को धीरे धीरे शिवाय के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे और आर्या को समझ आया कि शिवाय ने हर वक्त आर्या को प्रोटेक्शन दी, कभी उसे पर मेंटल प्रेशर नहीं बनाया। आर्या ने नम आंखों से शौर्य की तरफ देखा और शौर्य ने आर्या के सिर पर हाथ रखकर हाँ में गर्दन हिला दी और आर्या ने हर्षवर्धन, दृष्टि, दिव्यांश सबकी तरफ देखा और सबने हाँ में गर्दन हिला दी। दृष्टि ने फिर आर्या का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, अंडरस्को, रोने से कुछ नहीं होगा। अब शिवाय को तेरी जरूरत है। तुझे पता है शिवाय ने ही हमारी फैमिली को मिलाया है। शिवाय ने तुम्हें ठीक किया है, वरना तुम तो बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, इतनी कि तुम बोलती भी नहीं थी। लेकिन शिवाय ने तुम्हारी सारी कमियों को नज़रअंदाज करके तुम्हें प्यार किया, तुम्हें खुश रहना सिखाया। तुम्हारे अंदर तो फीलिंग्स ही नहीं थी, शिवाय तुम्हारे अंदर फीलिंग्स लेकर आया। जब शौर्य भैया को गोली लगी तब शिवाय ने तुम्हें संभाला। जब तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं था तब भी शिवाय तुम्हारे साथ खड़ा था। शिवाय ने हर वक्त तुम्हारा साथ दिया, बिना किसी स्वार्थ के। शिवाय का प्यार बहुत प्योर है, बहुत ज्यादा। वो चाहता तो अब भी तुम्हारा फायदा उठा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें हट हो जाओ। आर्या नम आंखों से दृष्टि को देख रही थी। फिर आर्या ने धीरे से कहा, अंडरस्को, वो मुझसे नाराज है ना? दृष्टि बोली, अंडरस्को, पता नहीं, तुम खुद जाकर देख लो। अब तो तुम्हें सब कुछ सच सच पता चल ही गया। अब तुम्हें अपना रिश्ता संभालना चाहिए। शिवाय ने इस रिश्ते को बहुत संभाल लिया, अब तुम्हारी बारी। अब जाओ शिवाय के पास और उसे बताओ कि तुम्हें सब कुछ सच सच पता चल गया है और डिसाइड करो कि तुम्हें अब क्या करना है।